गरीबी 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 में आप लोगों ने पढ़ा था कुछ योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी गरीबी को दूर करने के लिए, बता सकते हैं उज्ज्वला कौन कौन योजना, सी? उज्ज्वला योजना और दीनदयाल दीनदयाल उपाध्याय, ग्रामीण रोजगार योजना, ये सब है। आवास योजना, आवास योजना, कौशल विकास योजना। वन बाय वन। उज्ज्वला योजना कब लाई गई थी? 2016 के बीच में। 2016 अंत्योदय अच्छा, परिवार। उद्देश्य क्या था उज्ज्वला योजना लाने का? सभी औरतों महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए गैस सिलेंडर देना। स्वास्थ्य सुविधाओं में मतलब और इसके साथ महिलाओं का सशक्तिकरण करना, उनकी स्थिति को स्वास्थ्य मजबूत करना, सुविधाओं में उनके स्वास्थ्य, जैसे आप मैंने बताया था कि WHO की हानिकारक रिपोर्ट के उसकी अकॉर्डिंग वजह से उनको बहुत बीमारियां हर साल? हर साल 5 लाख 5 लाख जो है लोगों की मृत्यु हो रही थी अशुद्ध ईंधन का उपयोग करने से या इस तरह के ईंधन का उपयोग करने की वजह से। और इसके अलावा आया था आपका, अच्छा ये किस नोडल एजेंसी क्या था इसका नोडल मंत्रालय? पेट्रोलियम प्राकृतिक पेट्रोलियम गैस। एवं प्राकृतिक गैस गैस मंत्रालय, इसका नोडल मंत्रालय था। दूसरा जो था वो था दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास। विकास ग्रामीण के लिए आया था। ये कब आया था? ये कब? 25 सितंबर 2014 को आया था। किस लिए लाया गया था? ग्रामीण क्षेत्रों में जो थे। कुछ बनाने के लिए उसको ग्रामीण युवाओं में 15 कौशल से विकसित 35 करने के लिए, वर्ष प्रशिक्षित करने के लिए, उन्हें काम करने योग्य बनाने के लिए। और एक आपका शहरी क्षेत्र के लिए भी आया था दीनदयाल उसी शहरी। अच्छा, जो ग्रामीण के लिए आया था ये किस मंत्रालय के अधीन था? ये कौन मंत्रालय देख रहा था? ग्रामीण विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय। और जो शहरी के लिए आया था उसका केंद्रीय आवास एवं शहरी ग्रामीण हाँ, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा इसका लीड किया जा रहा था। और एक आया था आपका प्रधानमंत्री या PM आवास योजना। ये कब आया था? 2016 में आया था। 16 ठीक है। और इसके तहत क्या 5 करोड़ 5 परिवार करोड़ घरों को 2019 तक देना था, 22 तक। लेकिन फिर 2022 तक 2018 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया और फिर 8 करोड़ कर दिया। 8 करोड़ कर दिया गया था। क्या ये किसके लिए था? ये 5 करोड़ से 8 करोड़ वाला ये किसके लिए था? बेघर को लेने के पास बेघरों के लिए था कि उज्ज्वला योजना में था? नहीं बेघरों नहीं, जिनके कच्चे मकान है उनके लिए भी था, जिनके से टूटे हुए मतलब मकान। हर किसी को क्या देना था? घर देना था। हर किसी को घर देने के लिए लाया गया था ये योजना। और ये योजना काफी सफल भी रहा, यानी कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला मकान उपलब्ध कराना था सभी को। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये योजना लाया गया था। चलिए अब हेडिंग कीजिएगा बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट। आज का चैप्टर है बेरोजगारी। बेरोजगारी का क्या तात्पर्य है? क्या एलिजिबिलिटी के अनुसार रोजगार न मिले। बिल्कुल सही, यानी कि आप काम करने की इच्छा भी रखते हैं, आप काम करने के योग्य भी हैं, लेकिन आपको काम ना मिले जितने का आप योग्यता रखते हैं उस हिसाब से, तो आप क्या हैं? बेरोजगार हैं। ऐसे लोगों को बेरोजगार कहा जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, बेरोजगारी भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। 2 कौन कौन सा? ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी ऐच्छिक और बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी। अगर शहरी बेरोजगारी की बात करें तो ये भी कितने प्रकार का होता है? 2 कौन कौन सा? औद्योगिक और शिक्षित। बोलिए। ये भी 2 प्रकार का होता है। एक कौन होता है? औद्योगिक बेरोजगारी और दूसरा शिक्षित बेरोजगारी। बेरोजगारी 2 प्रकार का होता है, एक शहरी बेरोजगारी और एक आपका ग्रामीण बेरोजगारी। ग्रामीण भी कितने प्रकार का होता है? ये भी 2 प्रकार का होता है। एक है आपका प्रच्छन्न को और क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई गई या प्रच्छन्न बेरोजगारी। और दूसरा क्या है? मौसमी।
ये आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा था। जिन्होंने पुराने सत्र में पढ़ा होगा उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए नया होगा, ठीक ना। मौसमी बेरोजगारी, तो बेरोजगारी भी दो प्रकार का है। एक तो है शहरी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी में एक औद्योगिक है और दूसरा शिक्षित है, और दूसरा ग्रामीण बेरोजगारी है। ग्रामीण बेरोजगारी में भी दो प्रकार का होता है, एक छिपी हुई और एक मौसमी। तो बताएंगे जो शहरी बेरोजगारी है, इसमें जो औद्योगिक बेरोजगारी है, इसका क्या मतलब होता है? इंडस्ट्री में जो काम करने के औद्योगिक लिए बेरोजगारी किसे कहेंगे? जिनके पास स्किल है लेकिन स्किल के अनुसार वो उद्योगों में काम नहीं पा रहे हैं। उनके स्थान पे अच्छा, ये दो उत्तर आ रहे हैं। ममता कुछ और बता रही है और मनीष कुछ और बता रहे हैं। मनीष फिर से रिपीट कीजिए। स्किल के अनुसार आपको इससे रोजगार न मिले उद्योगों में। हाँ, तो औद्योगिक बेरोजगारी। और आप क्या बता रहे थे? जैसे मैंने उद्योगों में मशीनों का भी उपयोग होता है, तो जो मानव होते हैं उनको मतलब आगे से इनको बाहर कर दिया जाता है। अच्छा, ये दूसरा हो गया। यहाँ पे बेटे औद्योगिक बेरोजगारी का मतलब है जो मनीष बता रहे हैं, यानी कि जो समय के साथ जो आपको मशीनें जो आती रहती हैं, आधुनिक मशीनें, उनको चलाना, उनको समझना, उनको लेट करना अगर आपको नहीं आ रहा है, उसकी वजह से अगर आप बेरोजगार हो रहे हैं तो वो ज़्यादा यहाँ मायने रखेगा, ठीक ना। हेडिंग कर लीजिएगा औद्योगिक बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी में हेडिंग लीजिएगा औद्योगिक बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी के अंदर हेडिंग लीजिएगा औद्योगिक बेरोजगारी। इसमें नोट कीजिएगा, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। औद्योगिक बेरोजगारी में वे लोग शामिल होते हैं, औद्योगिक बेरोजगारी में वे लोग शामिल होते हैं जो लोग तकनीकी एवं गैर तकनीकी रूप से कार्य करने की क्षमता तो रखते हैं, जो लोग तकनीकी और गैर तकनीकी रूप से कार्य करने की क्षमता तो रखते हैं, परंतु बेरोजगार हैं। औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या, औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या जनसंख्या बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। योजना अवधि में आर्थिक दृष्टि से सक्रिय जनसंख्या में, योजना अवधि में आर्थिक दृष्टि से सक्रिय जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई है। सक्रिय जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई है, जबकि आर्थिक विकास की दर उपयुक्त मात्रा में, उपयुक्त मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा कर पाने में असमर्थ रही है। रोजगार के रिपीट कर रहे हैं। योजना अवधि में आर्थिक दृष्टि से सक्रिय जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई है,
जबकि आर्थिक विकास की दर उपयुक्त मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा कर पाने में असमर्थ रही है। रोजगार के अवसर पैदा कर पाने में असमर्थ रही है। रोजगार की तलाश में बड़ी मात्रा में ग्रामीणों का रोजगार की तलाश में बड़ी मात्रा में ग्रामीणों का बड़ी मात्रा में ग्रामीणों का शहरी क्षेत्रों में प्रवसन होता रहता है। शहरी क्षेत्रों में प्रवसन होता रहता है। रोजगार की तलाश में बड़ी मात्रा में ग्रामीणों का शहरी क्षेत्रों में प्रवसन होता रहता है। प्रवसन मतलब होता है कि ग्रामीण से शहर की तरफ जाना, चले जाना, प्रवसन होता रहता है। इसके कारण शहरों में औद्योगिक क्षेत्रों में इसके कारण शहरों में औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की पूर्ति बढ़ती जाती है। इसके कारण शहरों में औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की पूर्ति बढ़ती जाती है। देश में औद्योगिक बेरोजगारी में वृद्धि का कारण देश में औद्योगिक बेरोजगारी में वृद्धि का कारण धीमी औद्योगिकरण की प्रक्रिया तथा अनुपयुक्त तकनीक का प्रयोग है। अनुपयुक्त तकनीक का प्रयोग है। आप समझ में आया कि बेरोजगारी क्यों होती है औद्योगिक क्षेत्रों में? जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे यहाँ उद्योग धंधे नहीं बढ़ रहे हैं और गांव से लोग शहर की तरफ बड़े पैमाने पे पलायन करते हैं, प्रवास करते हैं या जाते हैं रोजगार की तलाश में। और बड़े पैमाने पे लोग पहुंच तो जाते हैं शहरों में, लेकिन उतनी ज़्यादा तेजी से उद्योग धंधों का विकास नहीं हो रहा है, जिससे बड़े पैमाने पे लोगों को उद्योग धंधों में काम नहीं मिल पाता है। और इस तरह के लोग उद्योग धंधों में काम कर सकते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलता है, वो क्या होते हैं आपके औद्योगिक बेरोजगारी उसमें देखने को मिलता है। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जिस तरह की स्किल की आवश्यकता है उस तरह का आपके अंदर स्किल भी नहीं है, जिसकी वजह से भी बेरोजगारी देखने को मिलता है। तो ये आपका हो गया औद्योगिक बेरोजगारी, जो मैंने काफी डिटेल में आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी पढ़े लिखे लोगों द्वारा रोजगार ना प्राप्त कर पाना। पढ़े लिखे लोगों द्वारा रोजगार ना प्राप्त कर पाना शिक्षित बेरोजगारी है। पढ़े लिखे लोगों द्वारा रोजगार ना प्राप्त कर पाना शिक्षित बेरोजगारी है या कहलाती है। अर्थात ऐसे श्रमिक जिनके शिक्षण प्रशिक्षण में बड़ी मात्रा में संसाधन उपयोग किए जाते हैं। बड़ी मात्रा में संसाधन उपयोग किए जाते हैं तथा इन श्रमिकों की कार्य दक्षता भी अन्य श्रमिकों से
अधिक होती है ऐसे रोजगार विहीन श्रमिकों को, ऐसे रोजगार विहीन श्रमिकों को शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। श्रमिकों को शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। बात समझ में आया? यानी कि ऐसे श्रमिक जिन्हें शिक्षित भी किया गया है, प्रशिक्षित भी किया गया है, जो अन्य श्रमिकों की अपेक्षा ज्यादा कार्यकुशल हैं, ज्यादा उपयोगी हैं, ज्यादा जानकार हैं, लेकिन फिर भी उनको भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया? शिक्षित बेरोजगारी। यानी कि डिग्रियां तो बहुत है, नॉलेज तो बहुत है, लेकिन फिर भी उनकी डिग्रियों का या उनकी नॉलेज का उपयोग नहीं हो पाता है। वो लोग बेरोजगार रहते हैं या रोजगार विहीन रहते हैं। ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे? शिक्षित बेरोजगारी कहेंगे। चलिए इसमें पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट या ऐसे ही 2 लाइन लिख दीजिएगा। भारत में शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी की समस्या काफी गंभीर है। भारत में शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी की समस्या काफी गंभीर है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या काफी गंभीर है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी के निम्नलिखित कारण हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी के निम्नलिखित कारण हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा इसलिए कारण में। फर्स्ट पॉइंट, देश में शिक्षण संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय, कॉलेजों, स्कूलों, देश में शिक्षण संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों आदि की संख्या में वृद्धि होने के कारण, आदि की संख्या में वृद्धि होने के कारण आदि की संख्या में वृद्धि होने के कारण शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि, शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि होना, शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि होना। जैसे बात करें, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय बहुत कम शिक्षित लोग रहते थे, तो बेरोजगारी भी शिक्षितों की कम हुई। लेकिन अभी शिक्षण संस्थानों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो लगभग हर वर्ग, हर परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो बहुत अच्छी क्वालिटी हो शिक्षा की या कम अच्छी क्वालिटी हो, लेकिन पढ़े लिखे लोग आपको देखने को मिलेंगे हर जगह। तो एक तो बहुत ज़्यादा संख्या हो गई है शिक्षितों की, इसलिए भी क्या है, शिक्षित बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं वैकेंसी जो भी आती हैं वो क्या है, बहुत लिमिटेड मात्रा में आते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में कुछ ही लोगों को जॉब मिल पाता है और बाकी लोग फिर बेरोजगार रह जाते हैं। तो संख्या भी बहुत ज़्यादा हो गई है शिक्षितों की। ये भी एक रीज़न है कि उस मात्रा में जॉब का हमारे यहाँ क्रिएशन नहीं है जितनी मात्रा में लोग हर साल पढ़ लिख करके कॉलेजों से, विश्वविद्यालय से, स्कूलों से निकल रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट पॉइंट, भारत में शिक्षा प्रणाली रोजगार प्रेरक नहीं। भारत में शिक्षा प्रणाली रोजगार प्रेरक नहीं। शिक्षा प्रणाली रोजगार प्रेरक नहीं, बल्कि अब उपाधि प्रेरक है, बल्कि उपाधि प्रेरक है, बल्कि उपाधि प्रेरक है। भारत में शिक्षा व्यवस्था दोषपूर्ण है। भारत में शिक्षा व्यवस्था दोषपूर्ण है, दोषपूर्ण है। यानी हमारे यहाँ जो शिक्षा है वो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाली शिक्षा नहीं है, केवल उपाधियाँ, डिग्रियाँ हैं, BA है, MA है, BEd है, BTC है, मतलब सब कुछ है आपके पास, BSc है, BCom है, कुछ भी है, उपाधियाँ आपके पास है, डिग्रियाँ हैं, लेकिन रोजगार
देने वाली शिक्षा आपके पास नहीं है, यानी कि हमारी शिक्षा कैसी है, दोषपूर्ण है, ये अच्छी नहीं है, इसलिए और भी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में रोजगार के अवसरों में उतनी वृद्धि नहीं हुई है। भारत में रोजगार के अवसरों में उतनी वृद्धि नहीं हुई है। भारत में रोजगार के अवसरों में उतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, जितनी शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। आगे लिख लीजिएगा, ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी, इसी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, इसी को अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, मतलब कुछ भी कहें, अदृश्य कहें, छिपी हुई कहें या कहें प्रच्छन्न, तीनों एक ही बात है। तो ग्रामीण बेरोजगारी में दो प्रकार का है, आपको पता है, हेडिंग कीजिएगा, प्रच्छन्न ऑब्लिक अदृश्य ऑब्लिक छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न ऑब्लिक अदृश्य ऑब्लिक छिपी हुई बेरोजगारी। ऑब्लिक अदृश्य ऑब्लिक छिपी हुई बेरोजगारी, तो इसे समझा दें या नोट करा दें, बताएं। समझ लीजिए, प्रच्छन्न या छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी का मतलब होता है कि जब काम ज्यादा नहीं रहता लेकिन उसमें लोग ज्यादा लगे रहते हैं काम करने के लिए। जैसे 1 बीघे खेत है और उसमें 2 लोगों का काम है और उसमें लगे हुए हैं 5 लोग 6 लोग और सारे लोग काम कर रहे हैं। आपको दिखाई देगा कि सारे लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग मतलब जो है रोजगार में हैं, लेकिन जब उनका उत्पादन निकालेंगे ना कि कितना हुआ इनका, मतलब जैसे होता है ना कि प्रति व्यक्ति उत्पादन कितना हो, तो पता चलेगा कि 2 लोगों के लिए ही ये काम था, बाकी लोगों का शून्य निकलेगा, यानी कि सीमांत जो उनका निकालेंगे उत्पादन तो शून्य हो जाएगा, यानी वो बाकी के जो 3-4 लोग थे उनका वहाँ पे जरूरत नहीं है, वो अतिरिक्त केवल वहाँ पे काम करते हुए दिख रहे हैं बट उनकी आवश्यकता नहीं है। वो बेरोजगारी रहती तो है लेकिन वो छिपी हुई रहती, हम उसको नहीं देख पाते हैं। इसी को अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जब जहाँ कम लोगों में काम हो जाए वहाँ ज़्यादा लोग काम करें, ऐसे ही कंडीशन को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है। छोटे छोटे जो गरीब फैमिली होते हैं उनके पास परिवार ज़्यादा होता है और खेत कम होता है, और छोटे से खेत में पूरा का पूरा परिवार दिन भर लगा रहता है और वो दिखते तो रोजगार है लेकिन उसमें से कई लोग बेरोजगार होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मौसमी बेरोजगारी तो समझ रहे होंगे, यानी कि जब मौसम के अकॉर्डिंग जॉब मिले और फिर जॉब आपके हाथ से छूट जाए। जैसे हमेशा खेतों में फसल नहीं होता, खरीफ की फसल रबी की फसल ज़्यादातर हमारे यहाँ लगाया जाता है। जायद के टाइम में यहाँ फसलें कम उगाई जाती हैं, सब्जियों का टाइम होता है, तो ऐसे टाइम में जब रबी की फसल लगती है तो फसल लगाने के लिए फिर उसको काटने के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मजदूरों की। जब आपका खरीफ की फसल लगती है तभी लगाने के लिए और काटने के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बीच में उतना ज़रूरत नहीं रहता है। और ये जो आपका जायद का टाइम होता है इस टाइम में तो और भी खेत खाली ही रहते हैं मोस्टली, तो ऐसे टाइम में जो खेत में काम करने वाले मजदूर होते हैं वो बेरोजगार होते हैं। इसके अलावा और भी शुद्ध रूप से अगर बात करें तो ईंट भट्ठे, इसमें देखिए कुछ ही महीने काम रहता है जो ईंट बनाते हैं, ढोते हैं या पकाते हैं, और उसके बाद ईंट भट्ठे बंद रहते हैं। बारिश के सीजन में तो पूरा का पूरा बंद ही रहता है, ठंडक के टाइम में ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो ऐसे टाइम में जो लोग ईंट भट्ठे में काम करते हैं वो क्या करते हैं, अपने घरों को लौट जाते हैं, यानी कि वो बेरोजगार हो जाते हैं। या गन्ने का सीजन ले लीजिए, बस ठंडक भर ही मिल चलेगा, कोल्हू चलेगा, जो भी है वहाँ पे लोग लगे रहेंगे काम पे,
वहाँ पे मजदूरी और बाकी बड़े बड़े जो जॉब है वो सब रहेगा। लेकिन जैसे ही गन्ने का सीजन खत्म होगा यानी कि पेराई का सीजन खत्म होगा तो वो सारे लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये जो मौसम के अकॉर्डिंग रोजगार मिलता है और बाकी टाइम लोग बेरोजगार रहते हैं, ऐसे ही बेरोजगारी को क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, जिसका ईंट भट्ठे का और आप गन्ने का बढ़िया उदाहरण ले सकते हैं। हेडिंग कीजिएगा बेरोजगारी के अन्य प्रकार, बेरोजगारी के अन्य प्रकार। बेरोजगारी का अन्य प्रकार, इसमें पहला हेडिंग लीजिएगा खुली बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। खुली बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी बता सकते हैं किसे कहते हैं? किसी को पता है? खुली बेरोजगारी का मतलब है कि आप रोजगार करने की इच्छा रखते हैं और आपके अंदर उस रोजगार को करने की योग्यता भी है, लेकिन फिर भी आपको रोजगार नहीं मिला और आप पूरे टाइम बेरोजगार रहे, बेकार रहे, बिना काम के रहे, तो ऐसे कंडीशन को क्या कहेंगे? खुली बेरोजगारी। यानी कि आपके घरों में लोग डिग्रियां लिए हुए हैं, नॉलेज भी है, वो अच्छे से उस काम को कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा, वो करना भी चाहते हैं, योग्य भी है, लेकिन काम ना मिले, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या लिखवाना पड़ेगा? जिसमें समझ में आ गया? लिखवा दे। ठीक है, बताइए। शहरी बेरोजगारी की तरह नहीं बेटी, अलग है ना थोड़ा। जैसे शहरी बेरोजगारी में जो है वो दो प्रकार का, एक तो है आपका औद्योगिक, यानी कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से उद्योग धंधे नहीं बढ़ रहे हैं, ये हो गया आपका औद्योगिक। शिक्षित में है क्या, शिक्षा युक्त शिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, उस आधार पे हमारे यहाँ वैकेंसीज नहीं आती हैं। साथ ही जो शिक्षा मिल भी रही है वो रोजगारपरक नहीं है, वो बेकार टाइप की शिक्षा है आप लोगों की, यानी कि आपके अंदर स्किल वो डेवलप नहीं करती है आप, इसलिए आप बहुत अच्छे योग्य नहीं होते शिक्षा के लिए। तो दूसरी चीज होगी, सब में अंतर है। और खुली हुई बेरोजगारी का मतलब बिल्कुल ओपन जो है अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ लोग डिग्रियां भी रखे हुए हैं और वो शिक्षित भी हैं, प्रशिक्षित भी हैं, योग्य भी हैं, लेकिन फिर भी उनको काम ना मिले और वो पूरे टाइम बेकार रहे, तो ऐसी स्थिति को ही क्या कहते हैं? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे अभी आप देखें कि बड़े पैमाने पे शिक्षित लोग घूम रहे हैं ना, शिक्षित लोग जो है वो योग्य भी हैं और ऐसे भी है। और शिक्षित की छोड़िए, मान लीजिए आपके अंदर फैक्ट्रियों में काम करने की योग्यता है, आपको मतलब तजुर्बा, आपने काम कर रखा, लेकिन अब आपको काम नहीं मिल रहा है, यानी कि किसी भी फील्ड में आपके अंदर योग्यता है और इच्छा भी है, लेकिन फिर भी आपको काम ना मिले, आप बेकार रहे पूरे टाइम, तो वही क्या हो गया आपका? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दो लाइन नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है। खुली बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है, खुली बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें श्रमिक काम करने के लिए तैयार होता है, जिसमें श्रमिक काम करने के लिए तैयार होता है, खुली बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें श्रमिक काम करने के लिए तैयार होता है तथा उसमें काम करने की आवश्यक योग्यता भी होती है, तथा उसमें काम करने की आवश्यक योग्यता भी होती है, परंतु उसे काम नहीं मिलता, वह पूरे टाइम बेकार रहता है। पूरे टाइम या पूरे समय के लिए बेकार रहता है। दूसरा है आपका संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी
इसका मतलब बता सकते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे इंजीनियरिंग क्षेत्र में या डॉक्टरी के क्षेत्र में अलग अलग। डेफिनेशन बता सकते हैं क्या है ये? इसमें मैं मानती हूँ कि जब जो अर्थव्यवस्था होता है उसकी संरचना में जब परिवर्तन हो जाता है तब ये होता है। हाँ, परिवर्तन के अकॉर्डिंग जब आपकी स्किल नहीं डेवलप होते हैं और आप बेरोजगार हो जाते हैं तब से संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा बताएं। संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है, संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में, संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक ढांचे के पिछड़ेपन, औद्योगिक ढांचे के पिछड़ेपन, सीमित पूंजी, पिछड़ेपन, सीमित पूंजी, पुरानी उत्पादन तकनीक, पुरानी उत्पादन तकनीक इत्यादि के कारण होती है। बात समझ में आया? चलिए इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसको क्या कहेंगे? तकनीक इत्यादि के कारण होती है। पॉइंट लिखिएगा, प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन तकनीक में परिवर्तन के फलस्वरूप, प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन तकनीक में परिवर्तन के फलस्वरूप, प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन तकनीक में परिवर्तन के फलस्वरूप पुराने तकनीकी कारीगरों की आवश्यकता नहीं रहती, पुराने तकनीकी कारीगरों की आवश्यकता नहीं रहती, वे बेरोजगार हो जाते हैं। आवश्यकता नहीं रहती, वे बेरोजगार हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मांग के प्रतिमान में परिवर्तन के फलस्वरूप, मांग के प्रतिमान में परिवर्तन के फलस्वरूप, मांग के प्रतिमान में परिवर्तन के फलस्वरूप उद्योग बंद, कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं, कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं और श्रमिकों को उद्योगों से बाहर कर दिया जाता है। कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं और श्रमिकों को उद्योगों से बाहर कर दिया जाता है। बात समझ में आया? यानी कि जब संरचनात्मक परिवर्तन आए, कभी कभी प्रौद्योगिकी तो उन्नत हो जाए लेकिन उसमें जो काम करने वाले हैं वो पुराने तौर तरीके के हैं, तो उन्हें काम से निकालना होगा। तो ऐसे क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरा, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारा डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बदल जाए लेकिन जो हमारे उद्योग धंधे हैं वो ही
तरीके के हैं उसमें परिवर्तन ना आए, तो ऐसी स्थिति में भी वो बंद होगा, और जब बंद होगा तो उसमें जो श्रमिक है वो भी क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे ब्रिटिश जो वस्तुएं थे उसके सामने भारतीय वस्तु कंपटीशन भारतीय नहीं कर पाए, क्योंकि वो फैक्ट्रियों से बने नए मॉडल के नए तौर तरीके के वस्तु होते थे। आज ही ले लीजिए, अगर कोई हाथ से बना के स्वेटर बेचे मार्केट में और फैक्ट्री से बने हुए स्वेटर बिके, तो आप सबसे ज़्यादा किसे लेना पसंद करेंगे, फैक्ट्री वाले को, क्योंकि उसमें फिनिशिंग होता है, उसमें डिज़ाइन अलग तरह से बना होता है, उसमें अलग अलग तरह के मतलब स्टाइल बने होते हैं, तो आप उसको ज़्यादा लेना पसंद करेंगे। तो ऐसे लोग जो हाथ से स्वेटर बना करके कभी बेचा करते थे, अब वो कोई डिमांड नहीं करता, तो क्या हो गया, बंद हो गया, तो लोग क्या हो गया, बेरोजगार हो गए। नहीं तो पहले के टाइम में हाथ से बना करके महिलाएं स्वेटर भी बेचा करती थी मार्केट में, उनको बुनाई का पैसा मिल जाता था और वो बेचा करते थे, उससे फायदा होता था। अभी वो भी बंद हो गया। तो ये सब कैसा हो गया, बेरोजगारी संरचनात्मक, क्योंकि हमारा जो परिवर्तन हो गया ना, हमारे उपभोग में परिवर्तन हो गया, हमारे प्रतिमान में परिवर्तन हो गया। अब हम इंडस्ट्री की आकर्षक वस्तुओं को ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि हैंडमेड मजबूत टिकाऊ वस्तुओं को ज़्यादा करें, है ना। आप देखिए, हम कोई भी हाथ का बुना हुआ स्वेटर नहीं पहनता हुआ दिखता, नहीं तो गांव क्षेत्रों में हर महिला अपने घर के बच्चे के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, सबके लिए स्वेटर हाथ से ही बनाए जाते थे। तो ये सब क्या हो गया, ये भी बेरोजगारी ही है, जो मांग में आए परिवर्तन की वजह से हुआ, प्रतिमान में परिवर्तन की वजह से हुआ। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, अल्प रोजगार। अल्प रोजगार अल्प रोजगार का मतलब समझ रहे हैं, रोजगार की कमी, रोजगार की कमी। और कोई कुछ बोलना चाहेगा, अल्प रोजगार। यानी कि उसे पूरे दिन काम ना मिले, उस समय के लिए काम मिले, तो उसे को क्या कहेंगे, अल्प रोजगार। चलिए इसको नोट कीजिएगा, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। जब एक श्रमिक को जितने समय काम करना चाहिए, जब एक श्रमिक को जितने समय काम करना चाहिए, उससे कम समय के लिए काम मिलता है, उससे कम समय के लिए काम मिलता है, अथवा इसे वर्ष में कुछ महीने ऑब्लिक समय के लिए बेकार रहना पड़ता है, वर्ष में कुछ समय के लिए, अथवा वर्ष में कुछ महीने ऑब्लिक समय के लिए, कुछ महीने ऑब्लिक समय के लिए बेकार रहना पड़ता है, या श्रमिक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, या श्रमिक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, तो इस अवस्था को अल्प रोजगार की अवस्था कहा जाता है। तो इस अवस्था को अल्प रोजगार की अवस्था कहा जाता है। और अल्प रोजगार भी दो प्रकार का होता है। अल्प रोजगार भी दो प्रकार का होता है। एक है आपका दृश्य अल्प रोजगार और दूसरा अदृश्य अल्प रोजगार। तो अल्प रोजगार की अवस्था कहा जाता है। हाँ बेटी, ये दो प्रकार का होता है, एक दृश्य अल्प रोजगार और दूसरा अदृश्य अल्प रोजगार। अल्प रोजगार का मतलब समझ गए, यानी कि जब व्यक्ति को पूरे टाइम रोजगार ना मिले, वो साल के कुछ महीने कुछ समय बेरोजगार रहे, ऐसी ही कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अल्प रोजगार। अल्प रोजगार दो प्रकार का होता है, एक दृश्य अल्प रोजगार और एक अदृश्य अल्प रोजगार। अब हेडिंग कीजिएगा दृश्य अल्प रोजगार।
करने के लोगों को काम करने के सामान्य घंटों से कम काम मिलता है। सामान्य घंटों से कम काम मिलता है। सामान्य घंटों से कम काम मिलता है। जैसे भारत में एक व्यक्ति सामान्यतः 8 घंटे काम करता है। 8 घंटे काम करता है। यदि उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध केवल 4 घंटे केवल 4 घंटे काम करना पड़े तो इस अवस्था को दृश्य अल्परोजगार कहा जाता है। काम करना पड़े तो इस अवस्था को दृश्य अल्परोजगार कहा जाता है। यानी कोई व्यक्ति है और वो रोजगार के लिए सक्षम भी है, इच्छुक भी है, लेकिन उसे पूरे 8 घंटे का काम नहीं मिलता। मतलब दिन के कुछ ही घंटे से काम मिलते हैं। और ये चीज़ आप देख सकते हो, मतलब दिखाई दे रहा है ना कि वो कुछ ही घंटे काम कर रहा है, बाकी घंटे को काम नहीं मिल रहा है। यानी कि अल्प रोजगारी है। और एक ऐसी अल्प रोजगार है जिसे आप देख सकते हो, यानी कि दृश्य अल्प रोजगार है। दूसरा हेडिंग कीजिएगा, अदृश्य अल्प रोजगार। अदृश्य अल्प रोजगार। इस अवस्था में लोग काम तो पूरा समय करते हैं, परंतु इस अवस्था में लोग काम तो पूरे समय करते हैं। इस अवस्था में लोग काम तो पूरे समय करते हैं, परंतु उनकी आय बहुत कम होती है। अथवा उन्हें ऐसा काम करने पड़ते हैं, ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनमें उनकी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। अथवा उन्हें ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनमें उनकी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। उनकी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। अदृश्य अल्प रोजगार वह स्थिति है। अदृश्य अल्प रोजगार वह स्थिति है जिसमें श्रमिक को अदृश्य अल्प रोजगार वह स्थिति है जिसमें श्रमिकों आवलिक व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का काम मिलता है। उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का कार्य मिलता है। व्यक्तियों आवलिक श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का कार्य मिलता है। जैसे कह सकते हैं कोई MA पास व्यक्ति हो और उसे चपरासी करना, तो फिर चपरासी का काम तो कोई पढ़ा लिखा नहीं भी रहेगा तो कर सकता है। क्या काम है उसका? चाय पानी पिलाना और बाकी चीजें रखना, गेट लॉक करना। तो अब बेचारा मास्टर ऑफ आर्ट है और काम क्या कर रहा है? चपरासी का। तो कैसा है वो? काम तो कर रहा है, आपको दिख भी रहा है कि पूरे टाइम काम कर रहा है, सुबह से शाम 5 बजे तक, लेकिन
अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिल रही है, या उसका जो मतलब नॉलेज है, जो उसका ज्ञान है, जो उसकी योग्यता है, उसका मतलब यूज नहीं हो रहा है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो ऐसे ही अपनी योग्यता से बहुत निम्न कोटि का काम कर रहा है, तो ऐसी ही अवस्था को क्या कहेंगे? अल्प रोजगार। यानी कि वो रोजगार में तो है लेकिन अल्प रोजगार में है, क्योंकि उसे उतना वेतन नहीं मिलना जितना मिलना चाहिए, और ये चीज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमें तो लग रहा है कि वो रोजगार में है, जबकि वो अदृश्य अल्प रोजगार में है। आज में क्या है? नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, संघर्षात्मक खर्चात्मक बेरोजगारी। जो चौथा है, संघर्षात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक कहिए या इसी को घर्षणात्मक कहिए, दोनों एक ही बात है। संघर्षात्मक या घर्षणात्मक जो बेरोजगारी होती है, इसमें व्यक्ति जिस पोस्ट पे है उससे और आगे जाने के लिए क्या करता है? संघर्ष करता है या घर्षण करता है। यानी कि जिस पोस्ट पे है, अब उसे उसके आगे और प्रोन्नति करने के लिए, पदोन्नति करने के लिए और भी ज़्यादा स्किल की या प्रशिक्षण की ज़रूरत है, तो कुछ टाइम के लिए वो क्या करेगा? फिर रोजगार को अपने मतलब छोड़ करके वो अपने स्किल को डेवलप करेगा और फिर से वो रोजगार को प्राप्त कर लेगा और भी ज़्यादा अच्छी कंडीशन वाली। इसी को क्या कहते हैं? संघर्षात्मक या घर्षणात्मक। जैसे मान लीजिए आपके पास एक छोटा पोस्ट है और आप और बड़े पोस्ट की योग्य नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे या घर्षण करेंगे, और इस जॉब को छोड़ करके उसके लिए, जैसे मान लीजिए कोई छोटा मोटा काम कर रहा था, जॉब मिला हुआ था बैंक वगैरह में, और वो चाहता IAS बनना, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा? उसे और मेहनत करना पड़ेगा और भी ज़्यादा वो संघर्ष करेगा, तब जा करके वो उस पोस्ट को पाएगा जिसके लिए वो इच्छा रखता है या अपने आगे की प्रोन्नति कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे? संघर्षात्मक बेरोजगारी। प्रूव करिएगा इसमें। यह बेरोजगारी उस समय विशेष के दौरान उत्पन्न होती है। यह बेरोजगारी उस समय विशेष के दौरान उत्पन्न होती है जब श्रमिक एक उत्पादन प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया की ओर चले जाते हैं। जब श्रमिक एक उत्पादन प्रक्रिया से दूसरी उत्पादन प्रक्रिया की ओर चले जाते हैं। जब श्रमिक एक उत्पादन प्रक्रिया से दूसरी उत्पादन प्रक्रिया की ओर चले जाते हैं। अर्थात विभिन्न व्यवसायों में श्रमिकों की गतिशीलता में, अर्थात विभिन्न व्यवसायों में श्रमिकों की गतिशीलता में अपूर्णता के कारण, विभिन्न व्यवसायों में श्रमिकों की गतिशीलता में अपूर्णता के कारण यह बेरोजगारी उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने के लिए, एक व्यक्ति एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने के लिए इच्छुक होता है। एक व्यक्ति एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने के लिए इच्छुक होता है, परंतु नए व्यवसाय और कार्य के लिए उसे आवश्यक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
परंतु नए व्यवसाय के लिए उसे आवश्यक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। इस प्रकार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान वह श्रमिक और व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाता है। दौरान के बारे में फिर से बोलते हैं। ओके, इस प्रकार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान वह श्रमिक और व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाता है। वह व्यक्ति या श्रमिक कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाता है। ऐसे बेरोजगारी को कौन सी बेरोजगारी कहेंगे? संघर्षात्मक या घर्षणात्मक। जब आप जिस पोस्ट पे हैं उससे और बड़े पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं और उसके लिए आपको अतिरिक्त प्रशिक्षण की या नॉलेज की आवश्यकता है, जिसके लिए आप इस पोस्ट को छोड़ करके आप तैयारी करेंगे, आप प्रशिक्षित होंगे और फिर अगले पोस्ट पर जाएंगे। इस दौरान जो आप थोड़े समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं, किसी को क्या कहते हैं? संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट हेडिंग चक्रीय बेरोजगारी। नेक्स्ट हेडिंग है आपका चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी इसका समझते हैं। चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है? आपको मैंने पढ़ाया था ना, अर्थव्यवस्था में कई स्थितियां आती है, उछाल, मंदी, गर्द, फिर से पुनरुत्थान, फिर से बूम। तो ये जो कंडीशन आता है ना अर्थव्यवस्था में, बार बार परिवर्तन, कभी जब बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन होती है, डिमांड बहुत होता है मार्केट में, तो जब डिमांड होता है तो सप्लाई बढ़ानी पड़ती है। जैसे अपने यहाँ मार्केट में डिमांड कम होता है खास करके जब शादी का टाइम चलता है, जिसको लगन का टाइम कहते हैं। ऐसे टाइम में मार्केट में डिमांड खूब रहता है, ज्वेलरी की दुकान, कपड़े की दुकान, फलों की दुकान, सब्जियों की दुकान, हर जगह भीड़ रहेगा और उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। ऐसे टाइम में जब डिमांड बढ़ जाता है, जब अर्थव्यवस्था में उछाल देखने को मिलता है या मार्केट में उछाल देखने को मिलता है, ऐसे में मांग बढ़ने से सप्लाई बढ़ानी होती है और सप्लाई बढ़ाने के लिए मजदूरों की ज़रूरत होती है। और जब ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती है तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को काम पर रख लेते हैं। लेकिन जब ये उछाल का टाइम खत्म होता है, क्योंकि हर चीज़ का होता है ना चक्रीय टाइम, वो एक बार उछाल आएगा, फिर मंदी आएगा, फिर उछाल आएगा। तो जब ये मंदी आएगी, यानी कि जब यहाँ आपको मैं सिंपली बता रही हूँ छोटे से स्तर पे, कि जब लगन का टाइम खत्म हो जाता है तो फिर से मार्केट में उतना भीड़ नहीं रह जाता, उतना डिमांड नहीं रह जाता, तो उतने हमें मजदूरों की या श्रमिकों की आवश्यकता नहीं रहती है दुकानों में, तो लोग क्या करते हैं, उनको हटा देते हैं। तो ये चक्र हमेशा चलता रहता है, बार बार साल में कई बार ऐसा होगा। जैसे त्योहारों का टाइम, दीपावली का टाइम आ गया, दीपावली में मिठाइयाँ खूब बिकेंगी, दिए खूब बिकेंगे, बहुत सारे जो सजावट की चीज़ें वो बिकेंगी, गिफ्ट्स खूब बिकेंगे। तो ऐसे में क्या डिमांड बढ़ जाता है ना, आपकी होली के टाइम में डिमांड बढ़ेगा, रक्षाबंधन में डिमांड बढ़ेगा, दीपावली में डिमांड बढ़ेगा, लगन के टाइम में डिमांड बढ़ेगा, कोई और बड़ा त्यौहार आ गया, ईद आ गया, आपकी क्रिसमस आ गई या कोई भी त्यौहार, ऐसे टाइम में क्या तो डिमांड बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में लोग ज़्यादा मार्केट जाते हैं और फिर सामान ज़्यादा बिकता है तो मजदूरों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो जॉब में ज़्यादा आते हैं। लेकिन जैसे डिमांड घटती है फिर उन्हें हटा दिया जाता है और ये चक्र बार बार आता है और जाता है। तो इसी बेरोजगारी को हम क्या कहेंगे? चक्रीय बेरोजगारी। याद रहेगा या नोट कराना पड़ेगा? करवा दीजिए मैम। कुछ लोगों को करना है, कुछ लोगों को नहीं, लेकिन हम सभी कर रहे हैं नोट। ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो बाद में, और फिर इसका उसमें कर देंगे, उसका उसमें कर देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। छोटे मेरे यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण आता है।
यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण आता है। आर्थिक तेजी के दौरान आर्थिक गतिविधियों का स्तर ऊंचा हो जाता है। आर्थिक तेजी के दौरान आर्थिक गतिविधियों का स्तर ऊंचा हो जाता है। आर्थिक तेजी के दौरान आर्थिक गतिविधियों का स्तर ऊंचा हो जाता है और इसके फलस्वरूप रोजगार की मात्रा भी बढ़ जाती है और इसके फलस्वरूप रोजगार की मात्रा भी बढ़ जाती है। और इसके फलस्वरूप रोजगार की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत आर्थिक मंदी वह अवस्था है जिसमें इसके विपरीत आर्थिक मंदी वह अवस्था है जिसमें कुल मांग बहुत अधिक मात्रा में गिर जाती है। जिसमें कुल मांग बहुत अधिक मात्रा में गिर जाती है जिससे उत्पादन तथा रोजगार में काफी कटौती होती है। जिससे उत्पादन और रोजगार में काफी कटौती होती है। जिससे उत्पादन और रोजगार में काफी कटौती होती है। चक्रीय बेरोजगारी मुख्यतया व्यापार चक्र से संबंधित होता है। चक्रीय बेरोजगारी सामान्यतया या मुख्यतया व्यापार चक्र से संबंधित होती है। मुख्यतया व्यापार चक्र से संबंधित होती है। हेडिंग कीजिएगा बेरोजगारी की अवधारणाएं। बेरोजगारी की अवधारणाएं। बेरोजगारी की अवधारणाएं। इसमें हेडिंग कीजिएगा सामान्य स्थिति बेरोजगारी। सामान्य स्थिति बेरोजगारी। सामान्य स्थिति बेरोजगारी। नोट कीजिएगा सामान्य स्थिति बेरोजगारी एक व्यक्तिगत है। सामान्य स्थिति बेरोजगारी एक व्यक्तिगत है। एक व्यक्ति दर है एवं यह दीर्घकालीन बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित
करती है। इसके अंतर्गत लोगों की सामान्य गतिविधियों के बारे में, इसके अंतर्गत लोगों की सामान्य गतिविधियों के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। जानने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत यदि व्यक्ति 365 दिनों में से, इसके अंतर्गत यदि व्यक्ति 365 दिनों में से, इसके अंतर्गत यदि व्यक्ति 365 दिनों में से 183 दिन या इससे अधिक दिन, 183 दिन या इससे अधिक दिन रोजगार में नियोजित है, रोजगार में नियोजित है, तो उसे श्रम बल में माना जाता है। तो उसे श्रम बल में माना जाता है। और यदि वह 183 दिनों से, और यदि वह 183 दिनों से रोजगाररत नहीं है तो, और यदि रत नहीं है तो, और यदि वह 183 दिनों से रोजगाररत नहीं है तो उसे श्रम बल से बाहर माना जाता है। उसे श्रम बल से बाहर माना जाता है। इस प्रकार प्रदर्शित बेरोजगारी, इस प्रकार प्रदर्शित बेरोजगारी दीर्घकालिक बेरोजगारी को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार बेरोजगारी दीर्घकालिक बेरोजगारी को प्रदर्शित करती है। दीर्घकालिक बेरोजगारी को प्रदर्शित करती है। ये जो आपका सामान्य स्थित बेरोजगारी है, इसको हम और क्या कहते हैं? दीर्घकालिक बेरोजगारी ही कहते हैं। दूसरा जो हेडिंग है ये है साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी भी एक व्यक्ति दर है। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी भी एक व्यक्ति दर है जो पिछले 7 दिनों में, किसी व्यक्ति की सामान्य गतिविधियों को प्रदर्शित करती है। जो पिछले 7 दिनों में किसी व्यक्ति के सामान्य गतिविधियों को प्रदर्शित करती है। जो पिछले 7 दिनों में किसी व्यक्ति के सामान्य गतिविधियों को प्रदर्शित करती है। इसके
यदि व्यक्ति 7 दिनों में इन 7 दिनों में 1 घंटा भी कार्य प्राप्त करने में समर्थ रहता है, 1 घंटा भी कार्य करने या प्राप्त करने में समर्थ रहता है, प्राप्त करने में समर्थ रहता है, तो उसे रोजगार में मान लिया जाता है, तो उसे रोजगार में मान लिया जाता है। दीर्घकालिक बेरोजगारी किसे कहेंगे? जब 165 दिन में से 183 दिन भी काम ना मिले, 365 में 183 दिन ना मिले तो क्या होगा? आपका से कम काम मिले तो क्या हो जाएगा? वो दीर्घकालिक बेरोजगारी। और साप्ताहिक का मतलब है कि जब सप्ताह में आपका 1 घंटा भी अगर आप काम कर लेते हैं तो फिर आपको क्या माना जाएगा? बेरोजगार नहीं माना जाएगा। साप्ताहिक फिर आप क्या हैं? रोजगार में। लेकिन अगर नहीं मिलता है तब आपको क्या हो जाएंगे? साप्ताहिक बेरोजगारी में आपकी गिनती होगी। नेक्स्ट हेडिंग, दैनिक स्थिति बेरोजगारी। दैनिक स्थिति बेरोजगारी। दैनिक स्थिति बेरोजगारी। दैनिक स्थिति बेरोजगारी। दैनिक स्थिति बेरोजगारी प्रति सप्ताह बेरोजगारी के दैनिक स्थिति बेरोजगारी प्रति सप्ताह बेरोजगारी के प्रति सप्ताह बेरोजगारी के श्रम दिनों का प्रति सप्ताह कुल श्रम दिनों से अनुपात है। अनुपात है। यह एक समय दर है। यह एक समय दर है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की पिछले 7 दिनों में से प्रतिदिन की गतिविधियों एवं कार्यों का पिछले 7 दिनों में से प्रतिदिन की गतिविधियों एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी दिन यदि कोई व्यक्ति किसी दिन एक घंटे से अधिक एवं 4 घंटे से कम काम करता है, 4 घंटे से कम काम करता है, तो उसे आधे दिन कार्यरत माना जाएगा। और 4 घंटे से अधिक काम करने पर
घंटे से अधिक काम करने पर वह व्यक्ति पूरे दिन कार्यरत माना जाएगा। पूरे दिन कार्यरत माना जाता है। दैनिक स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, बेरोजगारी की सर्वोत्तम माप प्रस्तुत करती है। दैनिक स्थिति बेरोजगारी, बेरोजगारी की सर्वोत्तम माप प्रस्तुत करती है। बेरोजगारी की सर्वोत्तम माप प्रस्तुत करती है। तो ये था बेरोजगारी के टाइप्स जो आप लोगों ने पढ़ा। अब बेटी सारी बेरोजगारियां हैं। जब आप इसको देख लेंगे ना तो फिर से याद आएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपका चक्रीय में क्या था, धर्मात्मक में क्या था, खुले में क्या था, और दृश्य में क्या है, आदृश्य में क्या है, प्रच्छन्न क्या है, अल्प रोजगारी क्या है। जब आप उसको देखेंगे बार बार तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें। आप हेडिंग कीजिएगा, भारत में बेरोजगारी के कारण। क्यों है भारत में बेरोजगारी? भारत में बेरोजगारी के कारण। दो चार पॉइंट तो आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं, जैसे अशिक्षा और बढ़ती जनसंख्या, बहुत अच्छी, और गरीबी, स्किल की कमी, शिक्षा स्तर, शिक्षा का मतलब जो स्तर है वो अच्छा ना होना, बिल्कुल सही है। तो ये तो आप लोगों ने फटाफट 5-6 रीजन तो ऐसे बता दिए। जो सबसे ठोस कारण, सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी का, वो आप लोगों ने बताया, बहुत अच्छे। चलिए नोट कर लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि दर का निम्न होना। नहीं बेटे, कारण पॉइंट लिख लीजिए इसे। भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि दर का निम्न होना। भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि दर का निम्न होना। नेक्स्ट, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। नेक्स्ट, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट, निवेश और बचत का निम्न स्तर। निवेश व बचत का निम्न स्तर। नेक्स्ट, भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव। भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव। नेक्स्ट, लघु एवं कुटीर उद्योगों का ह्रास। लघु एवं कुटीर उद्योगों का ह्रास। नेक्स्ट, कृषि आधारित उद्योगों का अभाव। कृषि आधारित उद्योगों का अभाव। नेक्स्ट, कृषि एक मौसमी व्यवसाय। कृषि एक मौसमी व्यवसाय। नेक्स्ट, श्रमिकों की गतिशीलता का अभाव। श्रमिकों की गतिशीलता का अभाव। श्रमिकों की गतिशीलता का अभाव। नागरिकों में उद्यमशीलता का श्रमिकों की गतिशीलता का अभाव। नागरिकों में उद्यमशीलता का अभाव। नागरिकों में उद्यमशीलता का अभाव। नेक्स्ट, नागरिकों में कौशल एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव।
नागरिकों में कौशल एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव। कौशल एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव। नेक्स्ट, परंपरागत हस्तकला उद्योग का ह्रास। परंपरागत हस्तकला उद्योग का ह्रास। परंपरागत हस्तकला उद्योग का ह्रास। लास्ट, स्वरोजगार की इच्छा का अभाव। स्वरोजगार की इच्छा का अभाव। अब हेडिंग कीजिएगा बेरोजगारी के परिणाम। हेडिंग है बेरोजगारी के परिणाम। बेरोजगारी के परिणाम। बेरोजगारी के 2-4 परिणाम तो आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं। हाँ, परिणाम क्या होगा अगर बेरोजगारी है बड़े पैमाने पे, तो क्या परिणाम होगा, क्या समस्याएं होंगी? सबसे पहले गरीबी आएगी। बताने की उत्सुकता है, बहुत अच्छी बात है। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि आप लोग क्या क्या बता रहे हैं, सब खिचड़ी हो जाता है। आप क्या बोल रहे हैं? अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगा, प्रतिवर्ती आय गिरेगी, लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आएगी। वाह, वेरी गुड। एक सांस में 3 उत्तर दिया। निवेश में कमी आएगी। निवेश में कमी आएगी, बहुत अच्छे। गरीबी का स्तर बढ़ेगा। गरीबी का स्तर बढ़ेगा, बहुत अच्छे। और आर्थिक समृद्धि अपराध बढ़ेगा, में बहुत आएगी। अच्छे, वेरी गुड। स्वास्थ्य सुधार में कमी होगी। हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य सुधार हो गया, जीवन स्तर हो गया, खान पान हो गया, पोषण के शिकार होंगे। कुपोषण में वृद्धि होगी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत सारे बता दिए, बचा ही क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही होना चाहिए, काफी कुछ पता होना चाहिए। ठीक, चलिए 2 लाइन मेरी तरफ से भी नोट कर लीजिए। अत्यधिक बेरोजगारी अर्थात बेरोजगारी, अत्यधिक बेरोजगारी अर्थात अत्यधिक बेरोजगारी अर्थात बेरोजगारी की उच्च दर। बेरोजगारी की उच्च दर किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए एक बड़ी बाधा है। एक बड़ी बाधा है। इसमें हेडिंग कीजिएगा आर्थिक परिणाम। यानी अगर आपका बेरोजगारी है तो उसका आर्थिक क्या आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। इसमें पहला पॉइंट, मानव संसाधन अर्थात मानव शक्ति का कुशलतम प्रयोग नहीं। मानव संसाधन अर्थात मानव शक्ति का कुशलतम प्रयोग नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में कमी। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में कमी। एवं सेवाओं के उत्पादन में कमी। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस क्या होगा, लो होगा। नेक्स्ट, बचत एवं पूंजी निर्माण की दर में गिरावट। बचत एवं पूंजी निर्माण की दर में गिरावट। बचत एवं पूंजी निर्माण की दर में गिरावट। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न उत्पादकता की समस्या। निम्न उत्पादकता की समस्या। नेक्स्ट, आर्थिक विकास या समृद्धि का निम्न दर।
आर्थिक समृद्धि की, हाँ आर्थिक समृद्धि कर लीजिए, आर्थिक समृद्धि की निम्न दर, आर्थिक समृद्धि की निम्न दर। दूसरा परिणाम होगा सामाजिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, सामाजिक परिणाम। फर्स्ट पॉइंट, जीवन स्तर की निम्न गुणवत्ता, जीवन स्तर की निम्न गुणवत्ता, जीवन स्तर की निम्न गुणवत्ता। नेक्स्ट, आय तथा संपत्ति के वितरण में असमानता, आय तथा संपत्ति के वितरण में असमानता। नेक्स्ट, नागरिकों के मनोबल में कमी, नागरिकों के मनोबल में कमी। नेक्स्ट, वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष। नेक्स्ट, सामाजिक अशांति, सामाजिक अशांति। नेक्स्ट, सामाजिक कुप्रथाओं एवं गैर कानूनी गतिविधियों का बढ़ना, सामाजिक कुप्रथाओं एवं गैर कानूनी गतिविधियों में बढ़ावा, गैर कानूनी गतिविधियों में बढ़ावा या बढ़त। बेरोजगारी का असर सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है? आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में। इसका बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आर्थिक क्षेत्र पर भी और सामाजिक क्षेत्र पर भी, दोनों ही। अब मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब रीडिंग कीजिए, बेरोजगारी से संबंधित सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम। लेट हो रही ओके एकदम एग्जैक्ट। हाँ रीडिंग है बेरोजगारी से संबंधित सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम, बेरोजगारी से संबंधित सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम। इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करके अच्छे से इसको याद करके आइएगा। कल पूछेंगे आप सभी से, बहुत आसान है और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, मुश्किल नहीं है, ठीक ना। थैंक यू आप सभी को, मेहनत करिए। सबका लेट हो रहा है, सबका लेट हो रहा है, सबका लेट हो रहा है।